ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंडियन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं रीट परीक्षाओं की। रीट परीक्षाओं में हमारा सबसे पहला बिंदु है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि ये बिंदु तो हमने पाठ्यक्रम में देखा ही नहीं, लेकिन आपने जो देखा है वो है तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला भेद तत्सम शब्द, दूसरा भेद तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद माने गए हैं 4। इसके अतिरिक्त हमें इसी बिंदु में संकर शब्दों को भी जानना होता है। संकर शब्द, अब इनमें हम क्रमशः एक एक बिंदु को स्पष्ट करते चलेंगे। अक्सर देखा जाता है कि तत्सम तद्भव शब्दों का भंडार दे करके कह दिया तो इसको याद करना है, और हल्की सी एक परिभाषा दे के कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम शब्द और जो संस्कृत वालों का विकृत रूप है वो तद्भव शब्द। इस तरह से हल्का सा बता करके याद करने के लिए सामग्री दे दी जाती है, लेकिन हमारे पास कुछ आधार हों जिनसे हम शब्दों की पहचान कर सकें तो उससे याद करने में भी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक एक परिभाषा और उनके बारे में जो मुख्य तथ्य हैं उनको लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम शब्दों को। तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। सबसे पहली पहचान संस्कृत भाषा के शब्द हैं। हिंदी भाषा में आने पर उनका रूप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात यूं कह सकते हैं कि जो शब्द हमें संस्कृत का लगे उसे तत्सम माना जाए। अब इसी में ही दूसरी बात आ जाती है कि अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग
तत्सम शब्दों में होता है। दूसरा बिंदु, क्रिया शब्द जिनके अंत में न या अण हो वे तत्सम होंगे। जैसे करण, लेखन, पठन, तरण आदि। जिनके अंत में न या अण हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज, द्र, प्र, श्र, द्य आदि का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन मुख्यतः तत्सम शब्दों में ही पाए जाएंगे। जो शब्द संस्कृत का लगे अर्थात हो वह तत्सम ही होगा। इस तरह से कुछ बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें तत्सम शब्दों को पहचानने में सहायता मिलेगी। उदाहरण, उष्ट्र, दधी, शकट, महिषी, चंद्र, हरिद्रा, श्लाका इत्यादि। ये शब्द संस्कृत के हैं और इन्हें तत्सम शब्द माना जाएगा। इसके बाद ध्यान ये रखना है कि बनावट में तत्सम शब्दों से मिलते जुलते शब्द तद्भव होते हैं। ज्यों के त्यों संस्कृत के शब्द हिंदी में नहीं आते, उनमें आंशिक परिवर्तन आ जाता है। तो अब हम जानेंगे तद्भव शब्दों के
विषय में। तो तत्सम के बाद तद्भव शब्द, तद्भव शब्दों की परिभाषा हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा के ही शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के थे, तद्भव भी संस्कृत के ही हैं। उत्पत्ति के आधार पर कहा, उत्पत्ति तत्सम शब्दों की भी संस्कृत से और तद्भव शब्दों की भी संस्कृत से होती है। तो अंतर क्या है? एक ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाते हैं, एक परिवर्तित रूप में आते हैं। अब जो शब्द मैंने तत्सम में दिए थे उन्हीं का तद्भव रूप हम जाने। तो जैसे उष्ट्र शब्द दिया था तो उष्ट्र का परिवर्तित रूप ऊंट, हरिद्रा शब्द दिया, हरिद्रा का परिवर्तित रूप हल्दी। शकट शब्द दिया, शकट का परिवर्तित रूप छकड़ा। महिषी शब्द आया, ये शब्द कठिन है, ये शकट का छकड़ा, ये भी परीक्षा में आ चुका है भाई। शकट का तद्भव रूप छकड़ा है और छकड़ा का तत्सम रूप शकट है। महिषी जो शब्द दिया था, महिषी का विकृत रूप भैंस। चंद्र का विकृत रूप चांद। तो अब हमें उन तथ्यों पे ध्यान देना होगा कुछ पे कि हमने तथ्य लिया था कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तो यहां ध्यान रहे, दूसरा तथ्य है कि चंद्र बिंदु अर्थात अर्धनुस्वार मुख्यतः तद्भव शब्दों में आता है। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द हमने देखे, जैसे चांद, ऊंट, कुंवर, तत्सम होता है कुमार और तद्भव हो जाता है कुंवर। तो यहां जो कुंवर शब्द है ये भी किसमें? तद्भव में आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में होता है, जैसे आंख। आंख का तत्सम शब्द होता है अक्षी। अक्षी में चंद्र बिंदु नहीं होता,
आंख में चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु लगे हुए शब्द मुख्यतः तद्भव शब्दों में ही आते हैं। तत्सम शब्दों के संयुक्त व्यंजन तद्भव शब्दों में एकल व्यंजन में बदल जाते हैं। जैसे क्षय का ख, त्र का त, जय का ज, तद्भव में बन जाता है। उदाहरण जैसे नक्षत्र है तत्सम, तो तद्भव में बन गया नखत, तद्भव हो गया। तो तत्सम में क्षय था, क्षय में बदल गया, त्रय तय में बदल गया। इसी तरह ही द्वंद्व शब्द है, द्वंद्व शब्द दंदु, द्वय और ये द्वय अकेले दय में बदल गए, तो बहुतायत संयुक्त व्यंजन एकल व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला बिंदु है तत्सम क्रियाओं के अंत में आने वाला न या अण तद्भव शब्दों में ना बन जाता है। जैसे पठन का पढ़ना, पठन तत्सम है तो पढ़ना तद्भव हो गया। लेखन का लिखना, इसी तरह ही शब्द आ गया करण, तद्भव हो गया करना। इसी तरह ही तरण शब्द आया, तद्भव तरना। तो इस तरह से आपने देखा कि तत्सम शब्दों के अंत में न है तो वो ना में बदल जाता है, अण है वो भी ना में बदल जाता है, लेखन के न है तो ना में। तो तद्भव तत्सम क्रियाओं के अंत में आने वाला न या अण अगर तद्भव शब्दों में आएगा तो वो ना में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने तद्भव शब्दों के बारे में कुछ जानकारियां ली। अब मैं आपको बता दूं कि तत्सम और तद्भव शब्द
उत्पत्ति के आधार पर दोनों के दोनों शब्द ही संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत से उत्पन्न होते हैं तो इनका अंतः संबंध क्या है? इनका अंतः संबंध, यदि हम तत्सम को पिता मान ले तो तद्भव शब्द को पुत्र मानना होगा। यदि तत्सम शब्दों को माता माना जाए तो तद्भव शब्दों को पुत्री मानना होगा। अब कहें कैसे? परीक्षा में अक्सर प्रश्न बन के आ जाता है कि निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा सही है या तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आप देखोगे, अब रीट परीक्षा है, उससे पहले आरटैट थी। आरटैट में ये प्रश्न बन के आया हुआ जो मैंने बोला। उसके बाद इस प्रकार का प्रश्न और भी एक दो प्रतियोगी परीक्षाओं में बन के आ चुका है। तो प्रचलन है कि तत्सम तद्भव के जोड़े को पहचानो। तो ध्यान रहे, यहां हमारा व्यवहारिक ज्ञान, जैसे व्यवहार में पहचान करते हैं, तो मैंने कहा तत्सम को यदि पिता मानेंगे तो तद्भव को पुत्र मान लो, पहचान हो जाएगी। कैसे? बहुत बार अनुभवी लोग जो बड़े आपके पिता की उम्र के हैं, उनसे आप कभी नहीं मिले, लेकिन वो आपको देख करके तुरंत बता देते हैं कि अरे भाई इधर आ, तू खड़ग सिंह का बेटा है क्या? अब हम देखते हैं कि इसने मेरे को पहचाना कैसे? इस आदमी से तो मैं जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। तो उसने आपको नहीं, आपके तत्सम को देखा हुआ है, क्योंकि वो आपके तत्सम है, अर्थात आपके पिता की उम्र का है। वो आपके पिता का मित्र रहा है और उस काल से जिस उम्र में आप हो, तो पिता की उस यौवन काल वाली शक्ल आज आप में उसे देखने को मिली। तो देखना या व्यवहार या कार्यशैली, कुछ लक्षण उसने आपके अंदर देखे और देख के तुरंत कह दिया कि आप उसके बेटे हो। बिल्कुल इसी विधि से बनावट, लक्षण आदि का मेल करो, तत्सम तद्भव की पहचान हो जाएगी। कहने का मतलब है तत्सम तद्भव शब्दों को एक साधारण विधि में बनावट के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। तद्भव शब्दों की बनावट तत्सम से मिलती जुलती होगी। क्यों? क्योंकि जब हम उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं तद्भव शब्दों की उत्पत्ति का कारण, तो ध्यान रहे तद्भव शब्दों की उत्पत्ति का जो मूल कारण है, वे तत्सम शब्द जो उच्चारण में कठिन थे। कठिनाई का कारण संयुक्त व्यंजन, बोलने में दिक्कत होना, तो उनका एक सरल रूप बनाया गया। और सरल रूप क्या है? आप उन शब्दों को आसानी से बोल सको। तो संयुक्त व्यंजन को बोलने में जिह्वा लड़खड़ाती है, एकल व्यंजन बोलने में जिह्वा नहीं लड़खड़ाती, तो संयुक्त व्यंजनों का एकल रूप कर दिया गया। लेकिन बनावट तत्सम शब्दों से मिलती जुलती रखी। जैसे पुत्र में पिता के कुछ ना कुछ लक्षण आ जाते हैं, इसी तरह तद्भव में भी तत्सम के कुछ ना कुछ लक्षण आ जाते हैं। तो आप बनावट को देख लो, बनावट के आधार पर पहचान सकते हो। मैंने कहा कि परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है इसी प्रकार का, जिसमें बनावट को देख करके भी उत्तर दिया जा सकता है। तो परीक्षा में एक बार प्रश्न बन के आया था कि निम्न में से तत्सम तद्भव का
कौन सा जोड़ा गलत है? यह प्रश्न बन के आया। तो अब इसमें क्या है, इसमें 4 विकल्प बन के आ गए। एक, उष्ट्र ऊंट, दूसरा चक्षु आंख, तीसरा दधी दही, और चौथा श्रृंगार श्रृंगार। इस तरह से 4 विकल्प बन के आ गए। परीक्षा में एक आध विकल्प को छोड़ के बिल्कुल यही प्रश्न था, और इसका सही उत्तर था 2 नंबर। हालांकि क्या है कि उष्ट्र तत्सम है, ये तद्भव है। दधी तत्सम है, ये दही दधी का तद्भव है। श्रृंगार तत्सम है और श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार है। ये जोड़े सही है। यहां पर चक्षु तत्सम है और आंख तद्भव है। अब हमने जब ये देखा तत्सम तद्भव में, तो हमें लगा कि ये कैसे, जब ये भी तत्सम तद्भव है तो फिर ये जोड़ा गलत क्यों हुआ? ध्यान रहे, चक्षु तत्सम है, लेकिन ये तत्सम है चख का। चख और चक्षु बनावट में च और च मिल रहे हैं, और क्षय का ख बन गया। ऐसे ही आंख, आंख का ये तत्सम है, इसका तद्भव हो गया ये तद्भव है, और इसका तत्सम हो गया ये। तो ध्यान रहे, अक्षी का तद्भव आंख और चक्षु का तद्भव चक। तो ये पुत्र तो है लेकिन इसका नहीं है, ये इसका पुत्र है। अक्षी तत्सम है और इसका तद्भव है आंख, और चक्षु तत्सम है, इसका तद्भव है चक। तो इस तरह से प्रश्न बना दिया कि तत्सम तद्भव तो दिए, लेकिन वो एक दूसरे के तत्सम तद्भव नहीं थे। तो यहां ये जोड़ा गलत था। आंख का तत्सम चक्षु नहीं है और चक्षु का तद्भव आंख नहीं है। आंख तद्भव है लेकिन अक्षी का, और चक्षु तत्सम है लेकिन किसका? चक का। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि तत्सम तद्भव में पिता पुत्र का संबंध होता है। बनावट के आधार पर भी इनको पहचाना जा सकता है। शक्लें मिलाओ, ऊ बड़ा ऊ, तय यहां भी है, तय यहां भी है, कुछ ना कुछ लक्षण तद्भव के अंदर तत्सम के आ जाते हैं। जैसे पुत्र में हाव भाव, वाणी, कोई ना कोई लक्षण पिता के आ जाते हैं। तो इसी तरह ध्यान रखेंगे तत्सम तद्भव को। बाई चांस ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले बनावट देखो। आपने देखा होगा चक्षु और आंख बोलने में बिल्कुल अलग है। ये गार गार बोलने में श्रृंगार श्रृंगार, उष्ट्र ऊंट, दधी दही बोलने में लग रहे हैं, मेल खा रहे हैं, और ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो इस आधार पर भी पहचाना जा सकता है। फिर उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद आ जाता है देशज शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारा तीसरा भेद है देशज शब्द। अब देशज शब्दों में क्या है? तीसरा भेद
देशज शब्द। अब मैंने कहा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति या स्रोत, बात एक ही है। उत्पत्ति का स्रोत, स्रोत का आधार भी कह दिया जाता है। जैसे हमने उत्पत्ति के आधार पर कह रखा है, ऐसे बाई चांस कोई कह दे कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो स्रोत का आधार और उत्पत्ति का आधार एक ही बात है। तो देशज शब्दों का एक प्रश्न बन के आया था। प्रश्न था कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये परिभाषा इसी की थी। मैंने आपको कहा तत्सम शब्द को अगर पिता माने तो तद्भव शब्दों को पुत्र मानेंगे। दोनों में बनावट हमें पता होगा कि ये उसका बेटा, ये उसका बेटा है, तत्सम तद्भव की पहचान हो जाती है। और देशज शब्दों के बारे में ध्यान रखें कि देशज शब्दों को अपनी कल्पना से मान के चले कि ये लावारिस है। लावारिस की स्थिति क्या होती है समाज में? जैसे पिता पुत्र की स्थिति तो पता होता है, भाई ये इसका बेटा है, ये उसका बेटा है, तो तत्सम तद्भव को पहचान लिया। लेकिन लावारिस उसे कहते हैं जिसके माता पिता का पता नहीं होता, जिसके माता पिता अज्ञात हो, पता ही ना हो कि कौन है, ऐसे को कहा जाता है लावारिस। और अगर आपको पता हो कि देशज शब्दों की स्थिति लावारिस जैसी होती है, तो आप ये परिभाषा बड़े आराम से पहचान सकते थे जो परीक्षा में आई थी। परीक्षा में परिभाषा आई थी कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं। प्रश्न था कि उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात, अर्थात उनका जन्मदाता कौन है, किस भाषा से जन्मी है, किस भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है, जिनके बारे में हमें नहीं पता, वो शब्द क्या है? देशज शब्द है। तो अज्ञात होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसी तरह ही मनगढ़ंत शब्द जिन्हें किसी ध्वनि आदि के आधार पर गढ़ लिया जाता है, उन्हें देशज शब्द माने। कैसे? ध्वनि के आधार पर। जैसे हमने ध्वनि की, बोर्डे मारा तो आवाज आई, तो खट खट की आवाज आई। तो ये खट खट क्या है? ध्वनि के आधार पर गढ़ा हुआ शब्द है। जल की बूंद बूंद गिर रही है, जल की बूंद बूंद गिर रही है, हमें ऐसा आभास होता है कि ट और पै की ध्वनि आ रही है, तो उसी से हमने शब्द बना दिया टप टप। और इनसे बनने वाली क्रियाएं भी देशज मानी जाएंगी, ध्वनि से बनने वाली। उसको हम अगले बिंदु में लेंगे। तो मनगढ़ंत शब्द जो ध्वनि आदि के आधार पर बनाए जाते हैं, वे शब्द जैसे टप टप, खट खट,
भौं भौं, म्याऊं म्याऊं। तो ये सभी शब्द देशज शब्द कहे जाएंगे। अब ध्वनि से बनाए शब्दों से बनने वाली क्रियाएं भी देशज होती है। तो ध्वनि आदि, ध्वनि से बनाए शब्दों से बनने वाली क्रियाएं भी। अब ध्वनि से बनाया टप टप, टप टप से क्रिया बना दी टपकना। खट खट ध्वनि से क्रिया बना दी खट खटाना। भौ भौ की ध्वनि से क्रिया बना दी भौंकना। इस तरह की क्रियाओं के शब्दों को भी, इस तरह की क्रियाओं को भी आप देशज शब्द मानोगे। इसी तरह हमारे सामने अगला बिंदु आ गया, पशु पक्षियों की ध्वनियों के लिए प्रयुक्त शब्द भी देशज होते हैं। तो अब उदाहरण जैसे ची ची, चूं चूं, हिन हिनाना, डेंचू डेंचू। इस तरह के शब्द भी देशज माने जाएंगे जो पशु पक्षियों की ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। दहाड़ना, रंभाना, चहकना, ये शब्द, ये क्रियाएं भी देशज मानी जाएंगी। फिर आ गया क्षेत्रीय बोलियों के शब्द भी देशज माने जाते हैं। चाहे वो पंजाबी हो, चाहे राजस्थानी, जो बोलियों के शब्द होंगे। पंजाबी भाषा है, लेकिन जो बोलियां हैं, राजस्थानी की बोलियां होगी, पंजाबी की भी वो बोलियां होगी, उनके शब्द भी देशज माने जाते हैं। फिर देशज शब्दों के लिए एक बिंदु आता है संस्कृतेतर। भारतीय भाषाओं के शब्द भी देशज होते हैं। ठीक है। अब संस्कृतेतर भारतीय भाषाएं क्या हैं? संविधान ने
22 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया हुआ है, चाहे वो पंजाबी हो, बांग्ला हो, कन्नड़ हो। उनके शब्द यदि हमारे हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो उनको हम देशज शब्द कहेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने देशज शब्दों के लिए ये मुख्य बिंदु आए। और जैसे मैंने कहा था तत्सम शब्द पिता है, तद्भव पुत्र है, तो देशज के बारे में इतनी सी बात ध्यान रखो कि ये लावारिस होते हैं। लावारिस यानी कि उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात, नहीं पता किस भाषा से जन्मे हैं, मन से गढ़ लिए, बना लिए, क्षेत्रीय भाषाओं में, संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं में, बोलियों में किसने कब उन शब्दों को किस कारण से बनाया कुछ पता नहीं होता। तो वो शब्द क्या होते हैं? वो देशज, हिंदी भाषा में पाए जाने वाले वो शब्द देशज कहे जाते हैं। इसके बाद बात आ जाती है इसके चौथे भेद की। तो इसका चौथा भेद है विदेशी शब्द। अब हम विदेशी शब्दों के बारे में जानेंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का चौथा भेद है। विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द में क्या है? सीधी बात, तत्सम पिता है, तद्भव पुत्र है, देशज लावारिस है, तो विदेशी दूसरे देश में जन्मे। इनकी परिभाषा भी इसी तरह से आती है कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। दूसरे देश की भाषाओं के शब्द होंगे, अपने देश की भाषा के नहीं, इसीलिए उनका नाम विदेशी, दूसरे देशों के शब्द। तो यहां ध्यान रहे, परीक्षाओं में जब जब पूछा गया अरबी या फारसी वाला शब्द पूछा गया, कारण हमारे देश में सबसे अधिक मुगल काल रहा। लगभग मुगलों ने 500 वर्षों तक इस देश पर शासन किया। उनके शब्द जो दूसरे देशों से आए, अरबी और फारसी के शब्दों को लेकर आए। तो वो अरबी फारसी के शब्द विदेशी दूसरे देशों से आए हुए हैं, तो वो विदेशी ही कहे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा काल उनका रहने का उनके शब्द अधिक प्रचलित है, हिंदी में घुल मिल गए हैं। हम लोग हिंदी बोल रहे हैं और बीच में अनेक शब्द अरबी फारसी के आ जाते हैं, हम सोचते हैं हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो परीक्षा में अरबी या फारसी के शब्द ही पूछे गए हैं। इनमें से अरबी भाषा का या फारसी भाषा का शब्द कौन सा, या शब्द दे दिया ये किस भाषा का है, ऐसा पूछ लेते हैं। हालांकि हिंदी में केवल इतना पूछा जाना चाहिए कि इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान कब होगा? जब हम मूल व्याकरण पढ़ेंगे। मूल व्याकरण किसी भी भाषा की पढ़ेंगे। हम में से किसी के द्वारा भी अरबी की, फारसी की मूल व्याकरण नहीं पढ़ी गई तो मूल शब्दों का बोध कैसे होगा? मूल शब्दों का बोध नहीं होगा तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा शब्द अरबी का या फारसी का। फिर हमारे पास एक ही चारा रह जाता है जो किताबों में जो शब्द दिए हुए हैं,
वो किसी किताब में 20 शब्द 25 शब्द उदाहरण के रूप में दे रखे हैं। हालांकि माना जाता है कि हमारे सबसे ज्यादा लगभग 3000 शब्द अरबी के, लगभग 2500 शब्द अंग्रेजी के और लगभग इतने ही फारसी के शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, जो बोलने में हमें हिंदी के ही लगते हैं। अब कहें कि कोई अंग्रेजी का शब्द, ध्यान रहे यदि हम लिखते हैं DOG डॉग, तो ये हिंदी का विदेशी शब्द नहीं है, लेकिन यहीं हम इसको लिख देते हैं डॉग, दूसरे देश का शब्द, और लिख लिया हमने अपनी देवनागरी लिपि में, तभी वो विदेशी कहलाएगा। यदि दूसरे देश का शब्द और दूसरे देश की ही लिपि में लिखा है तो हम उसको हिंदी भाषा का विदेशी शब्द नहीं कहेंगे। हिंदी भाषा का विदेशी शब्द उसी शब्द को माने जो हो दूसरे देश का और लिखा देवनागरी लिपि में हो। जैसे हम लिख देते हैं स्टेशन, देवनागरी लिपि में लिख दिया, अंग्रेजी का शब्द है, ये हिंदी भाषा में पाया जाने वाला विदेशी शब्द कहलाएगा। तो जिस भाषा की हम व्याकरण पढ़ते हैं उसी भाषा के मूल शब्दों का हमें ज्ञान होता है। विदेशी अरबी फारसी इनकी व्याकरण हम नहीं पढ़ते तो हमें उनके मूल शब्दों का बोध नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान में रहे। फिर भी परीक्षा में एक बार PTET प्री टेस्ट, जो प्री BEd का टेस्ट होता है PTET, उसके अंदर प्रश्न आया हुआ है कि औरत किस भाषा का शब्द है, दीदार किस भाषा का शब्द है। ये विदेशी शब्द है, इतना तो हमें पता है, क्योंकि ये हमारे तत्सम शब्द नहीं है। तो संस्कृत में नारी शब्द आ जाता है, नर नारी कहा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी संस्कृत का, जो शब्द संस्कृत का लगे वो तत्सम है। लेकिन औरत शब्द संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता, ये अरबी भाषा का शब्द है। और दीदार फारसी भाषा का शब्द है। चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। दीदार और चश्मा दोनों ही फारसी भाषा के हैं। इसी के आधार पर हम एक तुक लगा सकते हैं, कई बार तुक भी मिलाई जा सकती है। हमारे सामने चश्मदीद शब्द आ जाए, चश्मदीद, तो जब चश्मा फारसी का है, दीद से दीदार बना, तो दीद शब्द भी फारसी का है, तो चश्मदीद ये पूरा शब्द भी फारसी का ही माना जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी बहुत तुक बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास विदेशी शब्दों को रटने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी शब्दों के बारे में इतना ही कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, पुर्तगाली, किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में आकर घुल मिल गए हैं। जैसे कई बार रटने का भी होता है, तो हमने मिलाई, लीची शब्द है, चाय शब्द है। अब चाय के साथ तुक मिला दी चीनी की, तो चाय और लीची ये दोनों शब्द चीनी भाषा से आए हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत तुक मिला करके रटा जा सकता है। इसके अलावा विदेशी शब्दों को पहचानने का और कोई तरीका नहीं है। तो ये थे हमारे विदेशी शब्दों के बारे में जानकारी। इसके बाद मैंने कहा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में ही प्रश्न कई बार संकर शब्द का आ जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि संकर शब्द, अब संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद हैं उन भेदों में तो नहीं आते, लेकिन प्रश्न इनका आता है। तो संकर शब्दों के बारे में ध्यान रहे कि किन्हीं 2 भाषाओं के
शब्दों को मिलाकर, किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो संकर शब्द क्या है? किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द संकर शब्द हैं। संकर शब्दों में उदाहरण आ जाते हैं, जैसे आ गया रेल गाड़ी। तो अब इसमें रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। ऐसे ही हमारे सामने आ गया डबल रोटी। तो रोटी शब्द हिंदी का है और डबल शब्द अंग्रेजी का है। हमारे सामने शब्द आ गया नेक चलन। नेक फारसी का है, चलन हिंदी का है। हमारे सामने शब्द आ गया अग्नि, बोट। अग्नि शब्द संस्कृत का है, बोट अंग्रेजी का है। ऐसे हमारे सामने शब्द बन के आ गया टिकट, घर। टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। ऐसे दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर बने और प्रयुक्त किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द संकर शब्द कहे जाएंगे। तो ये हमारे संकर शब्दों की पहचान है। आज ये हमारा उत्पत्ति के आधार पर टॉपिक पूरा हुआ। इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि तत्सम पिता, तद्भव पुत्र है तो देशज की स्थिति लावारिस है। पिता पुत्र को शक्ल के आधार पर पहचाना जा सकता है। लावारिस, अगर आपको पता है कि देशज लावारिस होते हैं, तो परीक्षा में यदि दोबारा ये परिभाषा बन के आ जाए कि जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं, क्योंकि लावारिस की स्थिति वही कि कहां जन्मा, कौन उसके माता पिता, इसका पता नहीं होता, यानी वो अज्ञात होता है, वही लावारिस। तो ऐसे ही लावारिस की स्थिति और देशज की स्थिति एक है। और विदेशी शब्द, जैसे अपने कह देते हैं फॉरेनर है, यानी दूसरे देश में जन्मा, तो दूसरे देश के, किसी अन्य देश के शब्द विदेशी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों की पहचान करेंगे। धन्यवाद।